तो आज हम बच्चों शुरू करेंगे तीसरा पाठ, हिमालय की बेटियां। यस सर। तो तैयार हैं? यस सर। यस सर। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हिमालय पर्वत का नाम है। आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। और बेटियां, हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसको हम इस पाठ में जानते हैं। तो एक बार लेखक हिमालय की यात्रा करते हैं, जो इस पाठ के लेखक नागार्जुन है। और ये पाठ के पीछे हम जा करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये नागार्जुन है ना। तो इस पाठ के जो लेखक है नागार्जुन है, और ये नागार्जुन का जो नाम है, असली नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र। इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। इस वजह से नागार्जुन कहे जाने लगे। श्रीलंका यात्रा किया और वहीं से नागार्जुन कहे जाने लगे। तो ये घूमते रहते थे, बड़े पकड़ प्रभाव के व्यक्ति थे। तो हिमालय की यात्रा करते हैं, तो वहां पर जो इनको नदियां दिखती हैं, तो उनके बारे में क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, वो सब हम इस पाठ में जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत हुई। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो देखिए किसके लिए कह रहे हैं, ये जो गंभीर और शांत अपने आप में खोई हुई लगती है, नदियों को कह रहे हैं। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है, नदियों को कह रहे हैं। संभ्रांत का मतलब होता है बहुत ही सम्मानित और बहुत ही गरिमामयी और बहुत ही जो है सुलझी हुई, जिसको आप कह सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में। गुड मॉर्निंग सर। मैं हैरान था। गुड मॉर्निंग सर। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली होगा, यही होगा, यही सतलज समतल मैदानों में उतर के बेसार कैसे हो जाते हैं। इसका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाता, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, और विस्मय नहीं होता जितना कि बेटियों की भाग लेना है। सभी लोग अपना माइक बंद करके रखें, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बोलने को कहूँगा। सभी अपना माइक बंद कर ले, म्यूट करके रखें, सभी म्यूट करके रखें। चलिए, तो यहाँ पर लेखक को हैरानी किस बात पर होती है। कहते हैं जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि जो मैदान पर देखते हैं, जैसे कि अभी इलाहाबाद में जाते हैं, बनारस में जाते हैं, यानी वाराणसी में, तो गंगा और यमुना कितनी चौड़ी दिखाई पड़ती है, सतलज कितनी चौड़ी दिखाई पड़ती है मैदान में। लेकिन हिमालय में तो दुबली पतली नदियां हैं, पतली पतली धाराएं हैं, तो उनका दुबला पतला होना लेखक को हैरान करता है। और उन नदियों को उछलना कूदना, यानी बड़ी तेज धारा के साथ नीचे बहना, कलकल की आवाज करना, तो उसे लगता है लेखक को कि जो है ये नदियां हंस रही हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं बचपन में, उसी तरीके से ये जो है नदी की लड़कियां भी खेल रही हैं, कूद रही हैं। तभी कहते हैं कि जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ या कली पर मेरा ध्यान जाता है, तो मुझे लगता है कि ये नदियों की तरह उनका भी कौतूहल होता है, नदियों की तरह उनका भी जो है खेल कूद होता है, उछलना कूदना होता है। इन बेटियों की बाल लीला देख कर वैसे। तो बच्चों इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अभी आप छोटे बच्चे तो वो खेलते हैं, चलते कूदते हैं,
लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो आप बड़े गंभीर हो जाते हैं, आपका हर जो है उछलना कूदना हंसना कम हो जाता है, चंचलता कम हो जाती है। उसी प्रकार से लड़कियां जब हिमालय में रहती हैं तो अपनी बाप की गोद में अपने पिता की गोद में रहती है, तो जैसे मैदान में आ जाती है तो उनकी प्रौढ़ता का प्रतीक है, यानी उनकी उम्र बढ़ जाती है और बड़ी हो जाती है तो ज्यादा गंभीर हो जाती है। चलिए तो ये तो हो गया नदियों की बात। आगे देखते हैं तो कहाँ भागी जा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। अथर्व शुक्ला, पढ़ो बेटा यहाँ से, कहाँ ये भागी जा रही है? अथर्व शुक्ला, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ तो पढ़ेंगे, कहाँ ये भागी जा रही है, आज पढ़ना है आपको। अच्छा इसको आवाज नहीं आ रही, अंशिका तो मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। आ रही है बात। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। अंशिका, यस सर आपकी फोटो। यस सर। हाँ यस सर। पढ़ो बेटा। सर आने लगी सर। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, मधुर अंतिकाएं, सरब सच उत्पत्तिकाएं, ऐसे है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कबूल, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की चोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमाचल के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों। अंशिका बहुत अच्छा बेटा आपने पढ़ा, थोड़ा सा जान ले क्या इसमें है। तो देखिए कहाँ भागी जा रही है, कौन है इनका लक्ष्य। ये लेखक कह रहे हैं नदियों को जो हिमालय से नीचे की ओर भागती चली आ रही है। फिर कहते हैं ये महान पिता का विराट प्रेम पाकर के भी कहाँ चली जा रही है। हिमालय इतना बड़ा है तो हिमालय की गोद छोड़कर के नदियां कहाँ भाग रही हैं, किनसे मिलना चाहती हैं, कौन इनकी प्यास बुझाएगा। और देखिए हिमालय का दृश्य, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, हर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां और बंधुर आदित्यका। देखिए ना, बंधुर आदित्यका का मतलब होता है मुकुटधारी पठार, आदित्यका का मतलब होता है पठार, यानी पहाड़ के ऊपर का समतल भाग पठार कहलाता है। और बंधुर यानी मुकुटधारी, यानी नीचे से जब पहाड़ को देखते हैं तो जो बहुत ऊंचाई पर एकदम खड़ी घाटियां दिखाई पड़ती है, खड़े घाट, तो नीचे से लगता है कि पहाड़ ने मुकुट पहन रखा है। और सरसब्ज उपत्यका का मतलब होता है, सरसब्ज मतलब हरी भरी और उपत्यका मतलब घाटियां, यानी दो पहाड़ों के बीच का गहरा स्थान उपत्यका कहलाता है, घाटी कहलाता है। तो ये नदियों का लीला निकेतन है। निकेतन मतलब होता है घर, लीला मतलब खेलने का। खेलने का घर क्या है? बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घाटियां, पठार, ये सारी जो है नदियों के खेलने का घर है। लेकिन ये सब देवदार, चीड़ इत्यादि के पेड़ों को छोड़ करके पता नहीं ये नटखट बेटियां कहाँ भागी जा रही है, कौन इनकी प्यास बुझाएगा। तो फिर आगे जानते हैं इसमें कि हिमालय की जो नदियां हैं उस
मुख्य नदियां दो हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यद्यपि एक नाम और है गंगा का, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन दो नदियों का नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि नदियां तो ये भी हैं, रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, ये भी नदियां हिमालय की। लेकिन दो का नाम इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु हिमालय से निकलती है, सिंधु हिमालय से निकलती है। और ये माइक बंद करके रखें। वो कल जो बालू साइड लाए तो वो इसे पे जो पिलाए तो आप नहीं कर देता माइक बंद करें बेटा, सभी माइक बंद करें। माइक कोई अपना नहीं अभी चलाएगा, जब हम कहें तभी चलाना है माइक, ठीक है? ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा, मैं चर्चा कर रहा हूँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सर चिनार मीन्स क्या होता है? मैं बता रहा हूँ बेटा, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां हैं जो सीधे हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाती मिलती है। ये सिंधु सर चिनार मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको अवसर दूंगा पूछने का। सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य से होकर पाकिस्तान जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो रावी नदी है, सतलज, ब्यास और चिनाब नदी है, झेलम नदी है ना, ये सारी नदियां जाकर के सिंधु से मिल जाती हैं। तो मुख्य नदी सिंधु हो गई, दूसरी ब्रह्मपुत्र है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और वहां जाकर के गंगा नदी इसमें मिल जाती है। यद्यपि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, भारत में जो बहती है, लेकिन गंगा नदी भी जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और यमुना, सरयू, गंडक, कोसी जाके गंगा में मिल जाती है। इसीलिए दो नदियों का नाम कहा गया। तो अगर कोई आपसे विशेषता पूछ ले कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं, तो कहें कि ये हिमालय की दो सबसे बड़ी नदियां हैं, हिमालय से निकल करके सीधे समुद्र में मिलती है और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कि इन नदियों का निर्माण कैसे हुआ। इन नदियों का निर्माण कैसे हुआ? तो कहते हैं एक एक बूंद न जाने इकट्ठा होकर के कैसे मिली इन दो महानदों पर, यानी तमाम छोटी छोटी नदियां, छोटी बड़ी नदियां आकर के इनसे मिलती हैं। अब मैंने ऊपर एक प्रश्न किया था कि हिमालय की जो बेटियां हैं ये कहाँ भागी चली जा रही हैं अपने पिता का हाथ छोड़ करके? तो सही उत्तर है वो मिलने चली जा रही हैं समुद्र से। किससे मिलने जा रही हैं? समुद्र से मिलने चली जा रही हैं। यानी अगर कोई लड़की है, कोई बेटी है, तो अपने पिता का अगर हाथ छोड़ती है तो किससे मिलती है? अपने पति से मिलती है। इसी तरह समुद्र को लेखक ने हिमालय का दामाद कहा या नदियों का पति कहा, जिसे नदियों की बेटियों, हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का जिसको श्रेय मिला है। आगे जाने के लिए चलिए देखते हैं कौन पढ़ेगा। राशि पढ़ोगे बेटे इसको? जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग गड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र के उसका दामाद कहने के कुछ भी से झिझकना नहीं होता है। आगे भी सर आगे पढ़िए। कालिदास के बरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदिन देते जाना। तुम्हारा वह प्रयासी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगा। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सोचते रूप
पसंद था। दरअसल जो भी कभी नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिमालय की गोद से बच्चियां निकल करके कहाँ जा रही हैं? समुद्र की गोद में जा रही हैं, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हिमालय को ससुर कह सकते हैं और समुद्र को उसका दामाद कह सकते हैं। लेखक ने इस तरह की कल्पना की, यानी हिमालय की बेटियां किससे जाकर के मिली? समुद्र से मिली। और इसमें ऐसी कुछ बातें हैं। यहाँ पर कालिदास के विरही यक्ष यानी मेघदूत जो कालिदास का एक काव्य है, उसका एक पौराणिक आख्यान दिया गया है। ठीक है, तो जैसे इसका कोई खास मतलब नहीं आपके लिए, चंचल नदियां देख करके कैसे अचानक याद आ गई इत्यादि। वहां पर अपने जो उसकी नदियों के बारे में अपनी कल्पना की है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे हम पूछते हैं काका कालेलकर क्या है। सर हम पढ़े? हाँ पढ़ो। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों का रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता के एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों के इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। सर ये क्या लिखा है? थोलिंग यानी सर थोलिंग। ये सर की बात थोलिंग की बात है। मन उचट गया था तभी सर ये क्या लिखा है? तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हीरा अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन घटा कुमारी, जाऊं मैं तो वर बलिहारी। तुम बेटी ये रात हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृत नटी के चित्त पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह का आप हम देखते हैं जो काका कालेलकर है, एक ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। गांधी के शिष्य थे। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा इन्होंने कि नदियों को लोक माता कहा। लोक माता क्यों कहा, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन इसके अलावा लेखक ने और क्या कहा, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा है, यानी प्रेमिका के रूप में। नदी को हमने माता कहा, नदी को हमने बेटी भी कहा, लेकिन नदी को यहाँ पे प्रेमिका की भावना भी कह रहे हैं। ममता का एक और धागा होता है बहन, नदियों को हम बहन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक ने नदियों के विभिन्न रिश्ते बताए और ये कहा कि अगर आपकी तबीयत ढीली हो, आप थके हो, तो कभी भी आप किसी नदी के किनारे जाइए और आप अपने हाथ पैर धो लीजिए, नहा लीजिए, तो आपका मन ताजा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर सतलज के किनारे एक बार देखा गया प्रगतिशील जल, यानी बहते हुए जल में अपना पैर लटका दिया तो उनका मन कैसे ताजा हो जाता है और मन उनका ये कविता गुनगुनाने लगता है। चलिए, तो मैं प्रश्नों की चर्चा करूं इससे पहले आपके को कुछ प्रश्न है, आप पूछना चाहें तो अभी जो सब समझ में आए मुझसे। सर तृप्त मतलब क्या होता है? तृप्त का मतलब संतुष्ट, यानी जो पानी पी करके आदमी संतुष्ट हो जाता है, मुझे सर से पूछना है। संतोष लग जाता है, उसे हम कह सकते हैं तृप्त, बोध लग जाता है। यस सर। सर समतल मतलब क्या होता है?
समतल मतलब बराबर, यानी जब कोई स्थान जो जमीन बराबर होती है बिल्कुल, है ना, उसमें गड्ढे नहीं होते हैं और पहाड़ नहीं होते हैं, तो उसको हम समतल कहेंगे। सर चिनार मीन्स क्या होता है? क्या? चिनार। चिनार ये वृक्षों के नाम है। ये जो है हिमालय में बहुत सारे वृक्षों की प्रजातियां हैं, तो जैसे देवदार है, चिनार है, ये सब हिमालय में वृक्षों के नाम हैं। सर यक्ष मतलब क्या होता है? यक्ष यक्ष ये देवता होते थे, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता होते थे। और सर बेतवा क्या होता है? बेतवा एक नदी है जो झांसी के पास में बहती है, बेतवा नदी, वितस्ता नदी संस्कृत में कहते थे, है ना, बेतवती। यस सर। ये सर ये नदी का नाम है, सर ये नदी का नाम है, या फिर सर क्या है ये वेत्रवती नदी का नाम है, बेतवा नदी, और ये नदी का नाम है। हाँ, झांसी के पास रहती है, और इसी नदी के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो कि 2 बेतवा एक्सप्रेस नाम से चलती है। यस सर। चलिए, तो प्रश्नों की चर्चा करें आगे। यस सर। सर मैंने लिखे हैं। अच्छा, तो राशि पहले उत्तर क्या लिखा है आप बताइए। सर बताती हूँ। सर नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नदियों को और भी नाम से पुकारते हैं, जैसे बहन, हिमालय की बेटी, प्रेयसी, समुद्र की पत्नी आदि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बार सबको बता देते हैं कि कैसे उत्तर लिखना। बहुत अच्छा राशि आपने लिखा है। नदियों को माँ मानने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उनको किस रूप में देखते हैं? नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में देखते हैं, समुद्र की पत्नी के रूप में देखते हैं, लोक माता के रूप में देखते हैं, संसार माँ के रूप में, हमको पता है, और अपनी बहन के रूप में भी नदियों को देखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमने भी लिखा है माता, प्रेमिका या पत्नी, बहन और बेटी के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए। यस सर। अच्छा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में क्या विशेषता है? हाँ बताइए। सर मैं बताऊं? बताइए। सर बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रमाधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन के पढ़िए और तुलना कीजिए। ये कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? सॉरी सर। अच्छा, लेख से पढ़ना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे आपको लिखना है, पॉइंट आप याद करिए, पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 सबसे बड़ी नदियां हैं। यही 2 नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर के सीधे समुद्र में जाकर के मिलती हैं। यही 2 नदियां हैं जिसमें से हिमालय की निकलने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां इन 2 नदियों से जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, और ये भारत के बहुत बड़े भूभाग को सींचती है, सिंचित करती है, आप लिख सकते हैं। तो बन जाएगा सबसे बड़ी नदियां हिमालय से समुद्र में जाकर के मिलना, यानी सिंधु आपके अरब सागर में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और तमाम छोटी बड़ी नदियां इन 2 नदियों की सहायक नदियां हैं, यानी इन नदियों में जाकर के मिल जाती है। क्लियर? यस सर। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहते हैं। सर मैंने लिखा है। सर मैंने भी लिखा है सर, जल ही जीवन है। नदियों में हमें जल प्रदान कर जीवन दान देते हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करनी शुरू किया। इनके अलावा ये नदियां गांव और शहरों में गंदगी भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई है। मानव के आधार किरण में जैसे बिजली बनाना। सर मैं भी बताऊं? हाँ राशि बताइए। सर मैं भी बताऊं? हाँ राशि। जल ही जीवन है। नदियां हमें जल प्रदान। ये आवाज जल ही जीवन। सर
आवाज नहीं करना बेटा। हाँ राशि बोलो। जल ही जीवन है। नदियां हमें जल प्रदान जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे लोगों ने पहली बस्ती बसाई और खेतों में फसलें उगाई। इस प्रकार से नदियां हमारी माता के जैसे पालन पोषण करती है। इसलिए काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बार मैं और उत्तर बता देता हूँ। आप लोगों ने जैसे लिखा है वो सही है, और मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिनने नहीं लिखा। तो जैसे आपको पता है, नदियों को लोक माता काका कालेकर ने कहा है, तो क्यों कहा है इसका उत्तर होगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि माता अपने दूध से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से नदियां अपने जल से इस संसार का पालन पोषण करती है। लोक मतलब होता है संसार। और कैसे पालन पोषण करती है? नदियों के किनारे लोग बस्ती बनाते हैं और नदियों के किनारे लोग खेती करते हैं। तो नदियों के जल से खेती भी अनाज पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, अपने जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं नदियों के जल से, और नदियों के जल के द्वारा स्वयं पानी पीते हैं, नहाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपभोग करते हैं। तो ठीक नदी का जल का प्रयोग लोग वैसे करते हैं जैसे छोटा बालक जो होता है तो माँ का दूध पी करके बड़ा होता है, उसके जीवन की रक्षा होती है। इसी प्रकार से नदियों के जल से इस संसार की रक्षा होती है। ठीक है। यस सर। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन की प्रशंसा की है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो, हिमालय की यात्रा में लेखक ने उछलती कूदती पतली धाराओं में बहती नदियों की प्रशंसा की है, वहाँ के हरे भरे जंगल की प्रशंसा की है, वहाँ जो देवदार चिनार इत्यादि वृक्ष है उनकी प्रशंसा की है, हरी भरी जली नंगी पहाड़ियाँ की भी, बिल्कुल जली नंगी पहाड़ियों की, हरी भरी घाटियों की और बंधुर अधिकताओं की प्रशंसा की है। ये 4-5 चीजें आप लोग लिख सकते हो। ठीक। यस सर। अभी यस सर। कोई समस्या किसी को? यस सर। नो सर। नो सर। उत्तर आप लोग लिखिएगा नोटबुक में, और इसके बाद फिर कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज का पाठ हम समाप्त करें। समाप्त करें? यस सर। यस सर। बाय यस, बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर।